99% लोगों को इस बात का इल्म ही नहीं है कि एफबीआर नोटिस क्यों भेजता है। जितने भी लोग फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं, उनको नोटिस भेजने का कानूनी इख्तियार एफबीआर के पास मौजूद है, लेकिन इसकी वजह सिर्फ दो है कि लोगों को नोटिस फेस करने पड़ते हैं एफबीआर की तरफ से, और वो एफबीआर की वजह से इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि उनको समझ नहीं आती कि करे क्या। इसकी क्या वजूहात है, ये सारी तफसीलात मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि 2025 की टैक्स रिटर्न का टाइम पीरियड शुरू हो चुका हुआ है। लोग अपनी टैक्स रिटर्न जमा भी करवा रहे हैं, लेकिन आजकल जो लोग अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवा रहे हैं वो किस हिसाब से करवा रहे हैं, और आया उनको करवानी चाहिए नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि टैक्स रिटर्न के मामला काफी पेचीदा हैं, वो भी मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगा। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो से आपके इल्म में कोई इजाफा होता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, और अगर हो सके तो शेयर कर दिया करें। और आज मैंने आपसे एक चीज के बारे में राय भी लेनी है, क्योंकि मेरे चैनल पे मेरी वीडियोस पे बहुत ज्यादा कमेंट्स आते हैं, जिनको मैं एक एक कमेंट के हिसाब से जो है वो रिप्लाई नहीं कर पाता। अगर आप चाहते हैं कि एक लाइव सेशन जो है वो मैं आपके साथ हफ्ते में एक बार जरूर रखा करूं, ताकि जिन लोगों को मैं रिप्लाई ना कर पाऊं उनको मैं कमेंट्स के हिसाब से जो है वो रिप्लाई कर सकूं, तो कमेंट के अंदर जो है वो यस जरूर लिखें, ताकि तमाम लोगों को जो है वो लीगल अवेयरनेस जो है वो मिल सके। तो अब आ जाते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। क्या एफबीआर किसी को नोटिस भेज सकता है या नहीं भेज सकता? तो इसका जवाब बड़ा सिंपल सा है कि एफबीआर फाइलर को या नॉन फाइलर दोनों को नोटिस भेज सकता है कि वो टैक्स रिटर्न जमा करवाएं, और जो टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाता उसके ऊपर जो है वो पेनल्टी जो है वो डाली जा सकती है एफबीआर की तरफ से। वो एक अलग टॉपिक है कि कौन सी पेनल्टी होगी, उसके बारे में मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आज की वीडियो का जो मकसद है वो ये है कि आखिरकार एफबीआर क्यों नोटिस आपको भेजता है। तो नोटिस भेजने की जो वजूहत है वो दो हैं। उनमें से पहली वजह ये है कि लोग जो है वो अपने घर बैठ के खुद से टैक्स रिटर्न्स को जो है वो फाइल करना शुरू हो गए हुए हैं। उनको बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ही नहीं पता कि अकाउंटिंग किस तरह होती है, किस तरीके से मामला कैलकुलेट करते हैं। वो मैनुअल एंट्रीज डाली जाते हैं, ट्यूटोरियल वीडियोस देखते हैं यूट्यूब के ऊपर, और वो टैक्स रिटर्न का फॉर्म ओपन करके जो है वो अपनी टैक्स रिटर्न फिल करके कहते हैं जी कि अब तो हम क्लियर हो गए हैं। तो जो पहला नोटिस उनको फेस करना पड़ता है वो इस वजह से करना पड़ता है क्योंकि उन्होंने ज्यादातर एंट्रीज जो है वो गलत लिख दी होती हैं। उनको पता नहीं होता कि कौन सी एंट्री का मकसद क्या है। वो वीडियो देखते हैं, वीडियो में देखा देखी जो है वो आगे जो है वो उसी तरह से उसकी कॉपी पेस्ट एंट्रीज कर देते हैं। हालांकि हर एंट्री का अलग टैब है, अलग कोड है और अलग फंक्शन है, और जितनी भी एंट्रीज हैं उन तमाम एंट्रीज के पीछे हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं कि किस एंट्री को किस तरीके से जो है वो एफबीआर परसीव कर सकता है, किस तरीके से नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे गिफ्ट लोग लिख देते हैं कि जी उसने उसको गिफ्ट दिया, 10 लाख का गिफ्ट लिख दिया, 50 लाख के प्राइस बॉन्ड लिख दिए, 50 तोले सोना बीवी जो है वो अपने साथ जेज में लेके आई थी, इस तरह की एंट्री लिख देते हैं। फर्नीचर एंड फिक्सचर जो है 20-20 लाख रुपया लिख देते हैं, कैश 30-30 10-10 लाख रुपया लिख देते हैं। उनको पता ही नहीं होता इस बात का कि इन सारी बातों का उन्होंने जवाब देना है। क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ती है लोगों को, जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता, वो ये है कि आप जो चीज लिख के डिक्लेयर कर देते हैं, एफबीआर का कमिश्नर आपका अपना डॉक्यूमेंट आपके सामने रख के कहते हैं कि बताएं जी ये आपने जो लिखा है जी 20 लाख रुपए कैश, आपके पास कैश आया किधर से है? तो आगे उनके पास जवाब ही कोई नहीं होता। बस जी वो हमने देखा था जी वीडियो में जी 20 तोले सोना लिख दो, 50 लाख के प्राइस बॉन्ड डाल दो, 10 लाख के प्राइस बॉन्ड डाल दो, हमने जो है वो उस तरीके से लिख दिया। कानूनी तौर पे अगर आप 10 लाख की मालियत से ऊपर प्राइस बॉन्ड लिख रहे हैं, गोल्ड लिख रहे हैं या कोई भी एसेट लिख रहे हैं, तो उसकी पेमेंट रसीद आपके पास होनी चाहिए, और उसकी पेमेंट रसीद के साथ साथ आपने जिस शख्स से वो माल खरीदा है, वो प्राइस बॉन्ड है या गोल्ड है, तो आपने कानूनी तौर पे उसको बैंक टू बैंक पेमेंट करनी है। 10 लाख से ऊपर कोई भी एसेट आप कैश में नहीं खरीद सकते। ये लोगों को पता ही नहीं इस बात का, लोग लिखते जाते हैं धड़ाधड़ के जितना मर्जी लिख दो। और दूसरी बात इसमें मैं अब आपको बताता हूँ कि जिसकी वजह से सबसे ज्यादा नोटिस आते हैं, वो बेसिकली मिक्सचर है दो चीजों का। वो भी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से। कि पहली चीज ये आमदन से जायद असासे एक, और इसका दूसरा हिस्सा ये है कि आपने जो है वो 10 रुपए बताया, एफबीआर को पता चल गया जी आपके पास 50 रुपए हैं। वो भी कैसे पता लगता है, उसके बारे में भी एक अलग वीडियो है, उसका लिंक आप देख सकते हैं इस वीडियो स्क्रीन के ऊपर। आप उस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि एफबीआर के हाथ कितने लंबे हैं और वो किस तरीके से जो है वो आपके बारे में सब कुछ जानता है। तो अब इसमें पहली रीजन पे आ जाते हैं जी कि आपने जो है वो आमदन से ज्यादा सासे जो है वो लिख दी है, क्योंकि लोगों को बेसिक एक्सपेंडिचर्स के का जो है वो कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। वो क्या कहते हैं जी ठीक है जी मैंने 50 लाख रुपया कमाया, मैंने उसमें से जो है वो क्या नाम है उसका 20 लाख की गाड़ी ले ली, 10 लाख की कोई और चीज ले ली, 10 लाख का सोना ले गया, वो लिख दिया। उसके बाद फिर जो बाकी रह गया वो 2-4-5 उस पर मैंने जो है वो टैक्स कैलकुलेट करना है। हालांकि ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपने 10 लाख रुपए इनकम हासिल की है तो उसमें सबसे पहले आपने उसके ऊपर टैक्स देना है।
अगर आपकी सैलरी इनकम है या आपकी कोई और इनकम है तो पहले आपने उसके ऊपर टैक्स देना है, और अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो आपने सिर्फ बिजनेस एक्सपेंस को उसमें से माइनस करना है, इसके अलावा नहीं करना। तो फिर जो आपका बचेगा, यानी मिसाल तौर पर 10 लाख की आपकी ग्रॉस प्रॉफिट है या आपकी इनकम है, उसमें से आपने अपनी तनख्वाह वगैरह जो मुलाजमों की है वो निकाल ली, कोई आपने कोई चीज खरीदी है जो बिजनेस एक्सपेंस की हद तक है, वो माइनस करके आपके पास 8 लाख रुपए बना। जब तक आप उस 8 लाख के ऊपर टैक्स नहीं देते उतनी देर तक वो आपका व्हाइट मनी कंसिडर ही नहीं होता। लोग क्या करते हैं, सैलरी में लिखते हैं 10 लाख रुपया, और आगे जाके जो है वो 8 लाख की गाड़ी लिखी होती है, 2 लाख के प्राइस बॉन्ड लिखे होते हैं, और फिर उसके अलावा भी बहुत सी चीजें लिख देते हैं जो लोगों को पता ही नहीं है। आज तक की डेट में लोगों को ये नहीं पता कि विरासती प्रॉपर्टी को कैसे डिक्लेयर करना है, गिफ्ट को कैसे डिक्लेयर करना है। फिर इसके साथ साथ जो है ये जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स है, तलाई जेवरात गोल्ड जिसमें आ जाती है सारी चीजें, वो कैसे डिक्लेयर करना है, घर के जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको कैसे डिक्लेयर करना है, प्रॉपर्टी को आपने कैसे डिक्लेयर करना है। प्रॉपर्टी को भी डिक्लेयर करने का पूरा एक कानूनी प्रोसीजर है, जहां पे आप इनकम्प्लीट टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे या इसके अलावा अगर आप गलत एंट्रीज करेंगे तो आपको 1000% नोटिस फेस करना पड़ेगा, और आप उसमें से निकल ही नहीं सकते। उसकी वजह यह है क्योंकि आपका अपना डॉक्यूमेंट आपके सामने रख के कमिश्नर आपको उससे जब कन्फ्रंट करवाता है कि जी ये आपने क्या लिखा है, तो आपके पास उसका जवाब ही कोई नहीं होता, तो फिर आपको जो है वो पेनल्टी फेस करनी पड़ती है। इसलिए जब भी आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें, किसी मुस्तनद बंदे से करवाएं जिसको अकाउंटिंग का पूरा पता हो, वो वकील हो या अकाउंटिंग का नॉलेज रखता हो, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि उसने कानून भी पढ़ा हुआ, उसने अकाउंटेंसी भी पढ़ी हुई है। इन सब बातों का आपने ध्यान रखना है ताकि आपके लिए किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना है। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल टॉपिक से रिलेटेड इसी तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।